हेलो एवरीवन, दिस इज़ अबू स्नेही और आज हम 26 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ पे जो कि फर्स्ट पेज पर द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर है और ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक्ड है। यही न्यूज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कल वाले सेशन में, बट इसमें एक बहुत ही छोटा सा अपडेट है। वो ये है कि इंडिया और चाइना प्लान कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है जहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी करंट टेम्परेरी बॉर्डर है वो इस पोर्शन से होकर गुजर रही है और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं एक्सपेंशनिज्म, जिसके थ्रू वो LAC को धीरे धीरे क्रॉस करता रहता है और जो उसकी बॉर्डर पोस्ट LAC के राइट साइड या फिर LAC के ईस्टर्न साइड होनी चाहिए थी, वो उसको मूव करके LAC को क्रॉस करके इसके वेस्टर्न साइड पर मतलब इंडियन साइड पर ले आता है। और इससे क्या होता है कि जो इंडियन पोस्ट्स हैं या इंडियन सोल्जर्स हैं वो इसके बियॉन्ड अब नहीं जा पाएंगे और इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली एक मिलिट्री एंगेजमेंट की ज़रूरत होगी। एंड इंडिया और चाइना की स्टार्टिंग से पॉलिसी रही है कि हम हमारी बॉर्डर्स पे कोई बुलेट फायर नहीं करेंगे। तो द थिंग इज़ कि चाइना जो है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर या इंडिया की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को का फ़ायदा उठाते हुए वो धीरे धीरे इंडिया की बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, चाइना यही चीज़ जापान, साउथ चाइना सी में इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। एनीवे कुछ टाइम पहले या इसी साल में और पिछले 2-3 महीनों में डिसएंगेजमेंट की बातें चल रही है, जहाँ पर ये बोला गया है कि स्पेशली जो रीजन डेमचौक वाला है जो आप देख सकते हो नीचे की साइड, ये डेमचौक रीजन है और यहाँ पे है डिप्सांग प्लेन। इन दोनों रीजन्स पर डिसएंगेजमेंट है उसको स्टार्ट करा गया है। दैट मीन्स LAC या फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों साइड्स के सोल्जर्स थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होगी। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग क्या होगी? कुछ टाइम तक चाइनीज़ सोल्जर्स अपने साइड पर यहाँ पे पेट्रोल करके मॉनिटर करके जाएंगे, उसके बाद या उसके पहले इंडियंस जाएंगे। मतलब वो इस तरह से इसको सिंक्रोनाइज करेंगे कि दोनों जो सोल्जर्स है वो आपस में ना टकरा जाए। तो ये भी एक प्लानिंग करी गई है। तो ये बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी, कल एक बड़ा सेशन था, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार फिर से देखना स्टार्टिंग में, जहाँ पर इस इशू को मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन करा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये GS3 एनवायरनमेंट से लिंक्ड है और ये न्यूज़ बात कर रही है कि कैसे ड्रोन्स को यूज़ करके दिल्ली में एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस चालू की गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि GS3 में मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ये पूछते हैं। और ये जो एप्लीकेशंस है टेक्नोलॉजी की, ये बायोमेडिकल साइंस में वो पूछ सकते हैं, ये चीज़ एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल में पूछ सकते हैं, यही चीज़ डिज़ास्टर रेजिलियंस में पूछ सकते हैं। तो बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है और ड्रोन्स क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है, तो ड्रोन्स को पोल्यूशन से डील करने के लिए कैसे यूज़ करा जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रोन्स का अभी यहाँ पे यूज़ क्यों किया जा रहा है दिल्ली में? टू स्टडी द एयर पोल्यूशन। तो ड्रोन्स में कुछ सेंसर्स हैं, ये जो सेंसर्स हैं ये पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेजर करेंगे और इन ड्रोन्स को उड़ाया जाएगा दिल्ली के कुछ हॉटस्पॉट्स पर। एयर क्वालिटी जो दिल्ली में है, स्पेशली जो लास्ट के 3 मंथ है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एयर क्वालिटी। मेनली जो फार्म फायर्स हैं या जिसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं, यही टॉपिक मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब जो मॉनसून सीज़न की या समर सीज़न की जो फसलें हैं उनको काटा जाता है सितंबर के अराउंड, उसके बाद फसल काटने के बाद फसल की बहुत सारी जो डिब्री है या जो मलबा जिसको आप बोल सकते हो, जो फसल का ही एक पार्ट है, वो ज़मीन पर फार्म के या खेत के ऊपर पड़ा रहता है। उसको जल्दी से हटाने के लिए फार्मर्स उस पर आग लगा देते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि इसको हटाने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे लेबर को पैसे देने पड़ेंगे और इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते। दूसरी चीज़, नया सीज़न जो विंटर सीज़न है क्रॉप्स का, जिसको रबी सीज़न भी बोलते हैं, वो जल्दी आने वाला होता है। तो उसके लिए जो ये खेत है इसको तैयार करना होता है। तो इतना टाइम रहता ही नहीं है कि वो ढंग से या आराम से इस पूरे स्टबल को हटा पाए, इसलिए उनको इस डिब्री को या इस स्टबल को जलाना पड़ता है। इसी को कहते हैं फार्म फायर्स। और ये जो पूरा जलाने से जो कार्बन सूट और पोल्यूशन है वो उड़ के दिल्ली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। एक तो ये तरीका होता है जिसके कारण पोल्यूशन दिल्ली के अंदर लास्ट के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली में चल रही है वो थोड़ी अनसस्टेनेबल है।
अनसस्टेनेबल का मतलब यही है कि कुछ हद तक वो अनप्लान्ड भी हैं और उनके ऊपर पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, उस चीज़ का असेसमेंट करे बिना ही इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को मंजूरी दे दी गई है। इसके कारण बहुत सारी डस्ट निकलती है। कंस्ट्रक्शन डस्ट बहुत टाइप की हो सकती है, सीमेंट की, कंक्रीट की, पत्थरों की, स्टोन्स की, बहुत टाइप की कंस्ट्रक्शन डस्ट निकल सकती है। उसके अलावा वेहिकुलर पॉल्यूशन, क्योंकि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ है इंडिया में, तो वेहिकुलर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और भी कुछ मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे इसका एक एग्जांपल है हीट आइलैंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं, इसके कारण जो गर्म हवा है वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है और उसी के साथ बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं जो यूजुअली एक जगह से दूसरी जगह निकल जा सकते थे, वो दिल्ली के अंदर ही फंसे रह जाते हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे मीटरोलॉजिकल कारण भी होते हैं जिसके कारण दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इन लास्ट के कुछ विंटर मंथ्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इस पूरे पोल्यूशन का सर्वे करने के लिए ड्रोन्स को यूज़ करा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो डस्ट पोल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए एंटी स्मॉग गन्स भी डिप्लॉय करी गई है। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है एंटी स्मॉग गन्स। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे और देखेंगे। एंटी स्मॉग गन्स क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक टैंकर है और उसके ऊपर एक कैनन या फिर एक स्प्रेयर लगा हुआ है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है। ये जो फायर स्क्वाड होता है उसके जैसे डायरेक्टली पानी नहीं स्प्रे कर रहा, ये पानी की बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है। इससे क्या होता है, सी एटमॉस्फेयर में जब भी पोल्यूशन होता है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एयर में ना ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब एयर में वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हमारा एम ये है कि ये एयर में ना रहे, ये सारे के सारे पार्टिकल ज़मीन पर गिर जाए, क्योंकि अगर वो एयर में रहेंगे तो ह्यूमंस उनको ब्रीद इन करेंगे, उसके कारण जो पोल्यूटेड एयर से रिलेटेड लंग्स में जो प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है ह्यूमंस को, वो हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनको ज़मीन पर लाया जाए किसी भी तरह से। तो एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर वो पानी को और पानी की ड्रॉपलेट्स को स्प्रे कर देते हैं। पानी की ड्रॉपलेट्स थोड़ी सी साइज़ उनका ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, थोड़ी सी हैवी होती है। दूसरी चीज़, जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं ये पानी की ड्रॉपलेट्स पर चिपक जाते हैं और क्योंकि पानी की ड्रॉपलेट्स भारी होने के कारण ज़मीन पर गिरती है, तो पूरे के पूरे डस्ट पार्टिकल्स को भी लेकर ज़मीन पर गिर जाती है और कुछ टाइम बाद जो एटमॉस्फेयर है वो साफ़ हो जाता है। इस स्पेशली वो जो छोटा सा एयर पार्सल है, एटलीस्ट वो तो कुछ हद तक साफ़ हो ही जाता है। तो ये स्मॉग गन का एक फ़ायदा होता है। तो स्प्रे करा जाता है और जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स है कंस्ट्रक्शन साइट्स के अराउंड, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अराउंड, वहाँ पे इसको डिप्लॉय करा जाता है। बट इसकी एक थोड़ी-सी बॉटलनेक ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डस्ट पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही या उसके लिए ही एक्ट कर सकता है। जो गैस या गैसियस पॉल्यूशन होता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो गैसेज़ हैं, ये व्हीकल से ज़्यादा निकलती हैं और कभी कोल को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तब भी ये निकलती है। जो स्मोक गन है वो ऐसी गैसेस के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वो मेनली डस्ट पार्टिकल्स के अगेंस्ट ही परफॉर्म करती है। ठीक है, एंड और डस्ट पोल्यूशन को डील करने के लिए क्या करा गया है, रोड स्वीपिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स भी हैं। ये जो स्प्रिंकलर्स हैं ये रोड के साइड में ही लगे रहते हैं, ये भी एंटी स्मोक गन जैसा ही काम करते हैं, बट इनकी जो इफेक्टिवनेस है रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और बहुत सारे स्मोक गन्स को भी डिप्लॉय करा गया है। अब ड्रोन्स कैसे यूज़ में आते हैं पोल्यूशन से डील करने के लिए, सबसे पहले तो रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रोन्स को डिफरेंट डिफरेंट हॉटस्पॉट्स पर हम प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ड्रोन्स को डिफरेंट हाइट्स पर या डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पर भी प्लेस करा जा सकता है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर, फिर उसके और ऊपर, और ये देखा जा सकता है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो ज़मीन के ऊपर का जो पूरा एयर पार्सल है, जो पूरा एयर मास है, उसमें जो एयर क्वालिटी है वो किस तरह से वेरी कर रही है। तो ये डेटा कलेक्शन में बहुत बड़ी हेल्प होती है इससे। उसके अलावा मैपिंग एंड सोर्स डिटेक्शन, क्योंकि ड्रोन्स क्या करते हैं, विजुअल डेटा भी कलेक्ट करते हैं, सेंसर्स से एयर पोल्यूशन का डेटा जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से आता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो उसको मैप करते हैं, मतलब एक पूरा चार्ट और एक मैप प्रिपेयर हो जाता है कि इस सिटी में इस जगह इतनी ये एयर क्वालिटी की ओवरऑल स्टेटस है। उसके अलावा अगर सिटी में मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है लेकिन किसी को पता नहीं है पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, तो ड्रोन्स को पूरी सिटी में भेजा जाएगा और उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि
मान लेते हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी की जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस साइड में थोड़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली ये जो ड्रोन्स ने पूरा मैप बनाया है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला सोर्स है सिटी के अंदर वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे सोर्स डिटेक्शन भी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पिन पॉइंटिंग स्पेसिफिक पोल्यूशन सोर्सेज, ये हमने अभी देखा है, उनको एग्जैक्टली वो फाइंड कर सकते हैं। देन डेटा कलेक्शन फॉर एनालिसिस, ये सबसे ईजी तरीका है, सर्वे करके ड्रोन्स को यूज़ करके बहुत टाइप्स का डेटा कलेक्ट कराया जा सकता है और इमरजेंसी इंटरवेंशन भी ली जा सकती है ड्रोन को यूज़ करके। उस जगह तक ड्रोन्स पहुंच सकते हैं जहां तक ह्यूमंस नहीं जा सकते। तो सपोज़ कहीं पोल्यूशन बहुत तेज़ बढ़ रहा है तो वहाँ पे फ्यूचर में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो स्मोक गन है या जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बनाए जाए और ड्रोन्स के ऊपर उनको फिट कर दिया जाए और ड्रोन्स ही हवा में उस वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका है। तो एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्प कर सकती है, इसमें आपको ड्रोन्स की एप्लीकेशन और स्मॉग गन की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों को तो एटलीस्ट यूज़ कर ही सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये गवर्नेंस से रिलेटेड है और साथ में ये GS4 एथिक्स में भी रिलेटेड है क्योंकि वहाँ पर भी गुड गवर्नेंस का एक टॉपिक आता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत बार सजेस्ट करा है। वो सजेशन क्या है, एक बार मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, फिर हमें न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सजेशन ये दिया जाता था कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि वो एफिशिएंट नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है। और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण ये होता है, और ये एक्सपर्ट्स की राय है, मेरी पर्सनली नहीं, स्पेशली जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने ये चीज़ बताई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी है। इस जॉब सिक्योरिटी के कारण वो कोई काम अच्छा ना करे या कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर दे, उससे उनकी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सिर्फ 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं और दूसरा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अपनी 150% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो दोनों की इनकम एक ही है और दोनों का प्रमोशन भी सेम टाइम पर होगा। इसका बेसिकली यही मतलब है कि किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अच्छा काम करने का। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एफर्ट आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो मॉनिटर करेगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं, ये जो थोड़े ऊपर या हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा जाएगा। और किस स्पेसिफिक सेक्टर में मॉनिटर करा जाएगा कि उनकी कितनी एबिलिटी है इस रीजन में इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने की। अब इन्वेस्टमेंट, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये अपने रीजन में कितनी इन्वेस्टमेंट लाते हैं उसके बेसिस पर इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के बेसिस पे इनको मार्क्स भी दिए जाएंगे। और ये जो मार्क्स हैं और ये जो इनकी परफॉर्मेंस का पूरा आउटलुक है, ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि हर एक सिविल सर्वेंट की पब्लिश होती है या उसके लिए बनती है, उसमें ये चीज़ें मेंशन होगी। और जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसमें उसको पढ़ के अगर पता चला कि किस सिविल सर्वेंट ने अच्छा काम करा है तो उसका प्रमोशन बेटर होगा, हो सकता है उसको उसकी जो सैलरी है उसमें भी कुछ हद तक इंक्रीमेंट हो। तो मतलब अब ये इंसेंटिव यहाँ पे मिला है। दैट मीन्स कोई सिविल सर्वेंट अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पर आप ये खुद सोचो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर ही क्यों सिविल सर्वेंट को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी बहुत कमी भी है फ़िलहाल। तो जो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन है कंट्री का, उसको बढ़ाने के लिए ये एक इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाया गया है। कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली सिंपल इसका यही मतलब है कि उन चीज़ों में पैसा लगाना जिनसे और पैसा बनता है। सपोज़ एक सड़क बनाई, अब सड़क से क्या है बहुत सारी इकोनॉमी चलेगी, तो ये एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और इसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। तो जो सिविल सर्वेंट अपने रीजन में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ट्रैक करेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रैक करेगा, वो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दिखेगी और उसी के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। हर ऑफिसर की ACR में स्पेसिफिक असेसमेंट्स करे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट करना है ये तो उनको, ये हम देख चुके हैं। एंड दे विल रिसीव हायर ग्रेड्स एंड स्पेशल रिकग्निशन। हायर ग्रेड्स उनका प्रमोशन जल्दी हो सकता है, उनको बेटर ऑनर्स और अवार्ड्स मिल सकते हैं। ऑफिशियल्स कंसर्न्ड विल हैव टू डिटेल अकाउंट्स ऑन द स्टेप्स टेकन। जो ये ऑफिशियल्स हैं इनको क्या करना है, इनको कुछ स्टेप्स लेने के बाद
बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इनवाइट करी है और जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो कितना इंप्रूव हुआ है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्योंकि इस न्यूज़ में मेंशन है तो आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे रेशियोज़ पे कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसका बेसिकली यही मतलब है कि जो बैंक है, सपोज़ एक सिटी है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है? एक बैंक है जिसमें इन 100 लोगों ने अपना कोई पैसा डिपॉज़िट कर रखा है, अपना अकाउंट खुलवा कर, और बाकी इन्हीं में से कुछ 100 लोग हैं। अब देखो ये 100 लोगों ने अपना पैसा जमा तो करवा दिया, लेकिन इनको भी कभी-कभी बिज़नेस करना पड़ सकता है, तो इनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, बैंक के पास जाएँगे इनमें से कुछ लोग, मान लेते हैं 100 की जगह 10 लोग इनमें से बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, ठीक है? तो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया या फिर बैंक से क्रेडिट ले लिया। तो जितना लोन या क्रेडिट लिया गया है अपॉन जितना बैंक में डिपॉजिट है, यही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है। इंडिया में क्या है, सेविंग्स मतलब डिपॉजिट करना या सेव करना, इसकी तो बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन लोन लेकर काम करना उसका चलन थोड़ा कम है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये दिख रहा है कि इस सिटी में या इस डिस्ट्रिक्ट में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लोग लोन बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, और वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। तो हायर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की तरफ जो गवर्नमेंट है वो एम करेगी, और जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। सो ये सिविल सर्वेंट्स को पॉजिटिव काम करने के लिए, पुश करने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है। ये एग्जाम्पल आप GS2 में अलग से दे सकते हो, GS4 एथिक्स में, गुड गवर्नेंस में भी एज अ केस स्टडी आप इसको मेंशन कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक स्टडी करी गई है और उसी का ये रिजल्ट है। ये न्यूज़ नहीं है टिपिकली, बट क्योंकि ये स्टडी है तो उससे आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। ग्राउंड रियलिटी से ये है कि जब आप मेंस में या ऐसे में कोई अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो तो ऐसे रैंडम पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग को आप यूज़ कर सकते हो। तो रिसेंट सर्वे से पता चला है झारखंड के अंदर कि इम्पैक्ट्स ऑन रेजिडेंट्स ड्यू टू मास फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स ओइंग टू द लैक ऑफ KYC अपडेट्स। एक्चुअली बहुत सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं झारखंड में और कुछ उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन से हैं, वो बहुत ही पुअर हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास स्किल्स नहीं हैं, और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि उनकी जो KYC या नो योर कस्टमर अपडेट है वो ढंग से नहीं हुई। दैट मीन्स बैंक से कोई भी फाइनेंशियल सर्विस लेने के लिए जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको KYC कराना पड़ता है, बैंक को अपनी आइडेंटिटी का कुछ प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। बट द थिंग इज कि इस KYC प्रोसेस में अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो जो बैंक अकाउंट होल्डर्स का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। और आप ये सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स चल रही है जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है। जो गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी भी बेनिफिशियरी को, तो वो उसके बैंक अकाउंट में ही डालती है। और अगर इन लोगों के बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गए, स्पेशली उन लोगों के जो वल्नरेबल सेक्शन में है, और वो इस कारण फ्रीज हुए हैं क्योंकि KYC अपडेट उनकी नहीं हो पाई, तो बहुत सारे लोगों के पास जो बेनिफिट आना था वो रुक जाता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन इससे सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है। ये है पेंशनर्स जो कि 60+ एजेड लोग हैं, चिल्ड्रन विद स्कॉलरशिप्स, विमेन रिसीविंग स्टेट बेनिफिट्स। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे मातृ वंदना योजना एक्सेट्रा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसके थ्रू विमेन को भी स्टेट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आर अनेबल टू एक्सेस द फंड्स। वो फंड्स को एक्सेस ही नहीं कर पा रही क्योंकि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने के क्या रीज़न दिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज़ है वो बोल रही है कि जो KYC प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ। अब ये पूरा क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला हो सकता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम। सी स्पेशली अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आई का वेरिफिकेशन होता है, जो फिंगरप्रिंट है उसका वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं कि जब KYC कराया गया और गांवों में या बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जो इक्विपमेंट अथॉरिटीज़ लेके जाती हैं ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए, हो सकता है वो थोड़ा फॉल्टी हो खुद ही में, हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो, वहाँ पे इंटरनेट जो है वो या तो अवेलेबल ही ना हो, या अवेलेबल भी है तो उसकी क्वालिटी और उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हो पाता है। और बहुत सारे वो लोग जो कि फिजिकल लेबर करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी होते हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना, और स्पेशली जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स थोड़े से बदल जाते हैं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बार बार नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो अथॉरिटीज़ है उनको लगता है ये तो कोई और इंसान है, ओरिजिनल इंसान नहीं है। दूसरा, डॉक्यूमेंट सबमिशन एट बैंक्स।
अब देखो जो पुअर लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द लोग हैं, वो दो वक्त की रोटी कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दे आर वेरी बिजी इन अर्निंग 2 स्क्वायर मील्स। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक तो इकट्ठा करके रखे और बैंक्स में सबमिट करे। और ऊपर से ये जो क्यू है या जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं बैंक के बाहर, वो बहुत लंबी होती हैं और बहुत ओवर क्राउडेड बैंक्स होते हैं और लिमिटेड बैंक रिसोर्सेज भी हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो बैंक्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। इवन तो बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको खोला गया है, बट स्टिल जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है उसको केटर करने जितनी ब्रांचेस बैंक्स की नहीं है। तो बहुत ही कम बैंक्स हैं और बहुत ही छोटे बैंक्स हैं, उनमें लंबी लंबी लाइनें लगती है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और एक बेचारा गरीब इंसान, एक गरीब महिला या एक पुअर ओल्ड एज पर्सन जो कि पेंशन कमा रहा है, उनके पास इतना टाइम, स्किल, अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इन सबको पूरा कर पाए। ऊपर से जो अथॉरिटीज़ की खुद की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं। कभी कभी जो आधार डेटा में, आपने भी अब नोटिस करा होगा कि आधार डेटा में कभी कभी डिटेल्स गलत आ जाती हैं, और वो आती उन कारण की वजह से है जब जो इंसान आधार डेटा में फीड कर रहा होता है, तो उनकी जो क्लरिकल एरर है उसके कारण उस बेचारे बेनिफिशियरी की जो आइडेंटिटी है वो मिक्स हो नहीं हो पाती। ठीक है। एंड विद सम अकाउंट्स इनएक्सेसिबल फॉर ईयर्स, इसको कहते हैं एक्सक्लूजन एरर। आधार बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सक्लूजन एरर एंड इंक्लूजन एरर। एक्सक्लूजन एरर वही है कि जो लोग एक्चुअली, जिनकी आइडेंटिटी है आधार डेटा में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने के कारण, और वो प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो इंसान खुद नहीं है, वो अथॉरिटीज़ की मिस्टेक्स हैं, उसके कारण उस पर्सन को आधार की जो स्कीम्स हैं उससे बेनिफिट से उसको हटा दिया जाता है। ये होता है एक्सक्लूजन एरर। फिर होता है इंक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर मतलब कुछ लोग जो कि बेनिफिशरी नहीं होनी चाहिए किसी स्कीम की, उनको ज़बरदस्ती इंक्लूड कर दिया जाता है। ये यूजुअली तब होता है जब बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा होता है, और करप्शन एंड ब्राइबरी भी है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में ये देखा गया है कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई वो अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं करवाने। अथॉरिटीज़ उनको बोलती है हमें कुछ पैसे दो तभी हम आपकी केवाईसी कराएंगे। ऐसा भी बहुत जगह हो रहा है। उसके अलावा सिस्टमैटिक बैकलॉग भी है। प्रेशर फ्रॉम आरबीआई फॉर केवाईसी कंप्लायंस हैज़ लेड टू बैकलॉग। सम बैंक ब्रांचेस कैन ओनली हैंडल 30 एप्लीकेशंस डेली। सी, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, गांवों में या रिमोट लोकेशंस में बैंक की ब्रांचेस का नंबर बहुत कम है, और जितने भी बैंक्स हैं उनकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है, इतनी छोटी कि वो एक दिन में सिर्फ 30 केवाईसी एप्लीकेशन से डील कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने बोल रखा है कि आपको सबकी केवाईसी करानी है, रेगुलरली उसको अपडेट करना है, बट बैंक्स की फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने सारे कर पाए, और बहुत सारे जो पुअर लोग हैं वो, उनकी केवाईसी नहीं हो पाती है और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं फ्रीज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो GS2 में या ऐसे में कभी आपको लगे कि इन पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़। GS थर्ड एनवायरनमेंट के लिए ये रेलिवेंट है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जितने भी मंकीज़ हैं उनको नियर बाय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें डाला जाए या प्लेस करा जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारी जो स्ट्रे मंकीज़ हैं और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट आती है कि वो कभी कभी जो इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस हैं उन पे अटैक कर देते हैं। उसी को सुनते हुए हाई कोर्ट ने बोला है कि जो स्ट्रे मंकीज़ हैं एटलीस्ट, उनको तो आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट कर दो, सिटी से निकाल कर। अब ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डालने की बात की गई है? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसकी बहुत ही छोटी सी डिटेल देख लेते हैं। तो जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सर्दर्न दिल्ली रिज ऑफ अरावली हिल रेंज के अंदर है। तो मैं एक मैप बनाता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सी, यहाँ पे दिल्ली की लोकेशन है, ठीक है, एंड ये पूरा राजस्थान है, यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे यूपी। ठीक है, अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, आपको लोकेशन पता चल गई। ये जो ग्रीन सर्कल है ये है दिल्ली। यहीं पे जा रही है अरावली हिल रेंज। अरावली हिल रेंज ऐसी है थोड़ी, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनफैक्ट कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं ये इंडिया की सबसे पहली हिल रेंज हुआ करती थी। अब क्योंकि इतनी पुरानी है तो इसकी इरोजन के कारण इसकी जो साइज़ है और इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। बट एनीवे, ये जो पूरी अरावली रेंज है जो कि गुजरात से लेके राजस्थान से, हरियाणा से दिल्ली तक जाती है, इसी का जो इसी का जो हरियाणा और दिल्ली वाला सेक्शन है यहाँ पर, यहीं पे इसी के नॉर्थ साइड में, या मतलब इसी साइड पर
ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है। और ये साउथ दिल्ली रिज है, मतलब ये जो पूरी अरावली रेंज है, इसमें जो दिल्ली वाला पोर्शन है, इसी को क्योंकि ये दिल्ली के साउथ में है, इसलिए इसी को दिल्ली साउथ सदर्न दिल्ली रिज बोला जाता है, जो कि अरावली का ही एक सेक्शन है। ठीक है। और ये जो यूपी का फरीदाबाद और गुरुग्राम की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इधर है, यहाँ पे गुरुग्राम है और यहाँ पे फरीदाबाद है। तो आप देख सकते हो ये राजस्थान का इतना बड़ा रीजन, और यहाँ पे दिल्ली का कुछ रीजन, कुछ हरियाणा का, कुछ यूपी का, यहीं पे मिलके ये एक थोड़ा सा इकोसिस्टम है। और इसी रीजन में असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है। एंड ये डेफिनेटली नॉर्दर्न अरावली का पार्ट है। तो ये पूरी अरावली रेंज है, इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पे तो आता है। साथ में ही नॉर्दर्न अरावली में एक लेपर्ड का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता है, जो सिंपली इसका यही मतलब है, सी ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट, यूजुअली हिस्टोरिकली फॉरेस्ट इतने बड़े होते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, हमने ह्यूमंस ने अपनी अर्बनाइजेशन करने के लिए इन फॉरेस्ट को ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। तो कोई जो लेपर्ड था जो इस इलाके में रहता था, वो अब यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। तो उसकी जो रेंज है ना ओवरऑल, वो पूरी उसकी जो माइग्रेशन की रेंज है वो बहुत ही कम हो गई, वो बस यहीं तक जा पाता है अब। तो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा या बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि सिंपली यही बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉरिडोर बना दिया गया। इसमें इसके बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और ये जो लेपर्ड है आप देख सकते हो, ये अपनी पूरी रेंज में अब टहल सकता है और अपना जो पूरा काम है वो कर सकता है। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नॉर्थ के अरावली में बने हुए हैं। और ये जो नॉर्थ अरावली में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है लेपर्ड का, ये सरिस्का नेशनल पार्क से को इंक्लूड करता है और असोला भट्टी तक जाता है। तो जो अरावली रेंज है वो तो काफ़ी नीचे से है। तो अगर ये मैं पूरी अरावली रेंज बनाऊं और इसका ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको यहाँ पे जूम कर दिया गया एक तरह से। इसको जूम करेंगे तो नीचे की साइड, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नीचे की साइड सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और ऊपर की साइड असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये एक पूरा नॉर्दर्न अरावली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है लेपर्ड्स के लिए। ठीक है। लेकिन ये जो असोला भट्टी है, यहीं पर इस मंकी रिलोकेशन स्ट्रैटेजी को करने के लिए सजेशन दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है। इन पे प्रीलिम्स में मेनली क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की एक बहुत ही छोटा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज़ में क्यों है और इस पर ये आर्टिकल स्पेशली लिखा क्यों गया है। सी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता था जब सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में से 100 लोग जीत के आ जाते हैं। ठीक है। अब इन 100 में से मान लेते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, इस 100 में से जो 20 लोग हैं वो पुरानी पार्टी को छोड़ के, मतलब इस सेकंड पार्टी को छोड़ के पहली पार्टी में चले आते हैं। और ये सब हो रहा है इलेक्शन जीतने के बाद। मतलब जो लोगों ने, कुछ लोगों ने इन 100 लोगों को जिताया है। ठीक है। लेकिन ये जो 20 लोग हैं इसी पार्टी के, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इनको पार्टी के, जो दूसरी पार्टी है इसके अंतर्गत ही इन लोगों को वोट दिया था, अगर ये 20 लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो टेक्निकली आपको नहीं लगता कि उन्होंने इन लोगों को धोखा दिया है और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट करें? बिल्कुल करें। तो ऐसा होता था। और इसमें क्या है, अब यहाँ पे ऐसा हो गया और फिर जो 80 लोग रह गए इस पार्टी में और दूसरी पार्टी में 120 लोग आ गए। इसके कारण जो पहली पार्टी है वो मेजॉरिटी में आ जाती है और वो फिर गवर्नमेंट बना लेती है, सरकार बना लेती है। और कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ये जो 20 लोग हैं ये अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के नई पॉलिटिकल पार्टी में गए क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इन 20 लोगों को पैसे दिए गए हों, या फिर इन लोगों को बोला गया हो कि आप हमारे साथ आ जाओ, जब सरकार बनेगी एग्जीक्यूटिव में तब हम आपको मिनिस्ट्री का पद दे देंगे, या फिर बहुत बड़ी जो कमिटीज़ होती हैं उनमें आपको हेड बना देंगे, या जो कमीशंस हैं या गवर्नमेंट की जो बॉडी है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज़ हैं, उसमें आपको हम चीफ बना देंगे या इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ रुझान दिए जाते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स अपनी पार्टीज़ बदल देते हैं। इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं क्योंकि एक तरह से जो पूरा इलेक्टोरल मैंडेट है उसका वायलेशन हो गया। भाई सपोज एक ग्रुप ने पार्टी ए को वोट दिया है, अब वही पार्टी ए का बंदा जीतने के बाद पार्टी बी में चला आता है, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उनके, वो तो ऐसा फील करेंगे कि उनके अगेंस्ट धोखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारण एंटी डिफेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के कारण जो डिफेक्शन है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले आना, ये डिफेक्शन ही होता है। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया। और भी प्रॉब्लम्स क्या थी डिफेक्शन से, कि गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। कोई गवर्नमेंट
अभी मेजॉरिटी में है, उसमें से 50 लोग उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, तो वो जो गवर्नमेंट थी, अब उसके पास मेजॉरिटी रही नहीं, तो पूरी की पूरी स्टेट की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी इंस्टेबिलिटी भी होती थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया ही इसलिए गया था ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करा जाए, और स्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस, एट द सेम टाइम इंटेग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करने की बात की गई थी। इंटेग्रिटी की बात यहाँ पे क्यों आ रही है? सिंपली क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने आपको वोट देके भेजा है, और जब लोग वोट देते हैं तो वो पार्टी के पर्सपेक्टिव से ही देते हैं, और अगर वो वही इंसान लोगों के वोट लेकर जीत कर उसने पार्टी बदल ली, तो उसने लोगों के वोट्स की एक बहुत बड़ी इंसल्ट करी है। ये जो लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 1985 में इंट्रोड्यूस करा गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, और वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसी के बाद 10th शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल हैं उसमें से जो 10th शेड्यूल है वो तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद भी जो डिफेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कुछ लूप होल्स थे। जैसे ये जो जो डिफेक्शन की प्रॉब्लम थी वो ये है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो पहले ये अलाउड था जब ये अमेंडमेंट आया था कि अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो ये अलाउड किया जाएगा और ये लीगल माना जाएगा। मतलब जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो उसमें ये लिखा था कि मान लेते हैं पूरे पार्लियामेंट में 545 लोग हैं, और इसमें से एक पार्टी है जिसके पास 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, और दूसरी पार्टी है जिसके पास 345 मेंबर्स हैं। मान लेते हैं ऐसा। तो सपोज जो 200 में से अगर सिर्फ 2 लोग इस 345 मेंबर वाली पार्टी में जुड़ जाते हैं, तब क्या होगा? इन दोनों लोगों को डिफेक्शन के अंदर इनको रिमूव कर दिया जाएगा पार्लियामेंट से, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो कि क्योंकि 200 का 1/3 होता है अराउंड 67, अगर 67 इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के 345 सीट्स वाली पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब इसको लीगल माना जाएगा। मतलब इसके कारण इन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। इससे क्या है, मास डिफेक्शन चालू हो गए। तो क्या करा गया, 91st अमेंडमेंट लाया गया 2003 में। इसमें बोला गया कि ये 1/3 इज नॉट इनफ, कम से कम 2/3 मेंबर जो हैं वो मर्जर के लिए अग्री करने चाहिए। ठीक है, तो अब ये और भी डिफिकल्ट हो गया पार्टीज के, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनको डिफेक्ट करना दूसरी पार्टी के अंदर। तो मतलब अगर 2/3 से कम लोग डिफेक्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे पार्लियामेंट से या लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो उनकी सीट है वो चली जाएगी। लेकिन अगर वो 2/3 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चेंज में, तो वो सीट जो है उनकी सिक्योर्ड रहेगी, वो एक लीगल मूव माना जाएगा। बट अभी भी ये एक थोड़ा सा लूपहोल यहाँ पर है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि जो स्पीकर्स हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उन्हीं के पास ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। स्पीकर के पास ये पावर दी गई है कि स्पीकर या फिर चेयरमैन वो डिसाइड करेंगे कि डिफेक्शन सही में हुआ है या नहीं। क्योंकि डिफेक्शन के बहुत तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है कि सपोज कोई पार्टी मेंबर है, उसने पार्टी छोड़ी तो नहीं, लेकिन वो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही थी उसने उसके अगेंस्ट जाके वोट कर दिया पार्लियामेंट में। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि आप ये बात कहोगे आज पार्लियामेंट में, इस बंदे ने कुछ और ही स्पीच दे दी। तो ये भी ना एक डिफेक्शन का या अपनी मेन पॉलिटिकल पार्टी की बात ना सुनने का एक एक एविडेंस है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी डिफेक्शन के अंदर आना चाहिए। सिर्फ फिजिकली पार्टी को छोड़ के जाना नहीं होता, बट अगर आप किसी पार्टी के अंदर हो और पार्लियामेंट में उसी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हो, उसी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहे हो, तो वो भी डिफेक्शन के डेफिनेशन में आता है। और क्योंकि ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो स्पीकर को ये राइट दिया गया है या चेयरमैन को दिया गया है कि वो डिसाइड करें। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई टाइम लिमिट सेट ही नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं है, और स्पीकर्स और चेयरमैन महीनों महीनों ले लेते हैं और डिसाइड ही नहीं करते कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। एंड इवन दो ये जो पावर है स्पीकर की, ये जुडिशल रिव्यू के अंदर है। मतलब जो जजेस हैं या जो जुडिशरी है, वो स्पीकर के डिसीजन को, जब स्पीकर ने बोला कि भाई मैं इसको डिस्क्वालीफाई करूंगा या मैं इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता ये डिफेक्शन है, तो जुडिशरी इस पर एक कॉल ले सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो जजेस हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उनके पास। दूसरी चीज़, जो जजेस हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों के पास एटलीस्ट कुछ हद तक तो ऑटोनॉमी बनी रहे। इसलिए जुडिशरी कभी-कभी इन टॉपिक्स में इंटरफेयर करती भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो एंटी डिफेक्शन का एक पूरा इकोसिस्टम है थोड़ा-सा ट्रबलसम बन चुका है फिलहाल। ठीक है? ये कुछ चीज़ें हमें जाननी है। सो जो एंटी डिफेक्शन की प्रॉब्लम है बहुत टाइम से इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जब से इलेक्शन इंडिया में होने लगे हैं। तो जब भी डिफेक्शन होता है तो उससे जो मैंडेट है इलेक्टोरेट का, इलेक्टोरेट कौन है? जो वोटर्स हैं, और वोटर्स ने जिनको चुना है उसी को हम बोलते थे मैंडेट। तो उसका एक बहुत बड़ा वायलेशन है और एथिकली भी ये काफ़ी क्वेश्चन रेज करता है। और बहुत सारे जो लोग जाते हैं वो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स वगैरह के लिए जाते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पे इसको आया राम या गया राम, ये सेंटेंस इस डिफेक्शन को ही डिस्प्ले करता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ हैं, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, हशीम अब्दुल कमेटी, रिपोर्ट ऑन द नेशनल कमीशन ऑन द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2002 की कमेटी है, 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं एंटी डिफेक्शन को ठीक करने की, जहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए, है ना? ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और जो मर्जर और डिफेक्शन वाला जो गेम है उसको रोकना चाहिए। और जो पार्टी मेंबर्स ये डिसाइड कर पाए कि उनके लोगों ने डिफेक्शन किया है या नहीं, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हो, काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो। जैसे मैंने बताया, अगर किसी ने वोट नहीं करा अपनी पार्टी के फेवर में, तो क्या वो डिफेक्शन है या नहीं? और कितनी, मान लेते 2 बार वोट करा, तीसरी बार नहीं करा, ठीक है? तो मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टी मेंबर्स के पास इंस्ट्रक्शन क्या आए थे कि भाई उनको वोट कहाँ करना था, उनको कौन सी बात कहनी थी पार्लियामेंट में, क्या वो जो उनके पास इंस्ट्रक्शंस थे वो सही थे या नहीं, और क्या, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो इंडिविजुअल मेंबर का एक्शन था क्या वो डिफेक्शन के लिए लायबल होगा या नहीं। मतलब इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो इतनी सारी कमिटीज़ देती हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इसमें से आप एक कमेटी का ध्यान रखो। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन के ऊपर, तो आप लिख सकते हो कि इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो यहाँ पर यूज़ करने चाहिए। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के ऊपर ही आएगा, जहाँ पे लिखा है होगा कि ये जो दोनों कमेटी है ये किस चीज़ की बात कर रही है। डेफिनेटली ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, पर्टिकुलरली एंटी डिफेक्शन के अंदर। ठीक है? ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और यहाँ पर GS3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये है, और कार्बन ट्रेड पॉलिसी की बात की जा रही है। एक बहुत ही छोटा सा आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ, फिर हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑथर है वो कहना क्या चाहते हैं। सी, होता ये है कि बहुत सालों से, बहुत सालों मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ के अंदर जो कार्बन है वो ट्रैप्ड था। कार्बन जो था वो ट्रैप्ड था। पिछले 200 साल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हमने इसी कार्बन को कोल के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में निकाल निकाल के पूरे कार्बन को हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है। ठीक है? और अभी भी हम वही चीज़ करे जा रहे हैं। तो जिस कार्बन को अर्थ के अंदर जाने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, उसको हमने बहुत ही सारा, वो जो कार्बन है उसको 200 सालों में ही इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में निकाल के छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ चुका है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो कार्बन है जो एटमॉस्फेयर में है उसमें उसकी प्रेजेंस कम हो, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे व्हीकुलर इंडस्ट्री हो गई, कोई स्टील इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनमें से जो कार्बन पोल्यूशन होता है, और इस कार्बन पोल्यूशन के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनको रोकने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने कार्बन एमिशन को, जितना वो कार्बन एमिट करती हैं उसको कम करें। ठीक है? तो अब ये बोला गया है, देखो कोई इंडस्ट्री है, उसको ये सजेशन दिया गया है कि आप अपने कार्बन एमिशन को कम करो। बट कोई इंडस्ट्री कार्बन एमिशन को कम करेगी तो उसका थोड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो ना एक मॉडल बनाया गया। क्या मॉडल बनाया गया? पहले तो बोला है कि सबको अपना कार्बन एमिशन कम करना है। फिर बोला गया कि सपोज मान लेते 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, 1, 2 एंड 3। पहली इंडस्ट्री ने तो जो अपना कार्बन एमिशन है वो कम कर लिया, और कोई रैंडम नंबर लेते हैं, 2 यूनिट इन्होंने कार्बन एमिशन कम कर दिया। अभी ये 2 यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? जो दूसरी कंपनी है, इसने कोई भी, मतलब इसने अपना कार्बन एमिशन बढ़ाया भी नहीं और कम भी नहीं करा। और जो तीसरी कंपनी है, इसने जितना ये कार्बन एमिट करता था उससे 1 यूनिट कार्बन एक्स्ट्रा और एमिट कर दिया। मतलब इसने तो 2 यूनिट बचा लिया
और इसने 1 यूनिट वेस्ट कर दिया, मतलब और ज़्यादा एमिट कर दिया, तो जो गवर्नमेंट है वो तो इसको बोलेगी वाओ अच्छी बात करी तुमने, 2 यूनिट कार्बन कम एमिट करा। और इसको क्या बोलेगी, इसको पनिशमेंट देगी या फिर डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेगी। हो सकता है कुछ कंट्रीज में तो जो कंपनीज एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन एमिट करती है उन पे टैक्स भी लगाया जाए। तो ये जो कंपनी है ये क्या बोलेगी, अरे मुझसे तो गलती हो गई, मैं क्या करूँ। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये जो कंपनी है, ये पहली जो कंपनी, पहले तो एक चीज़ हमें ये भी समझनी है कि जब इसने 2 यूनिट अपना कार्बन कम एमिट करा ना, तो ये 2 यूनिट से जितना कुछ पैसा कमा सकता था इस 2 यूनिट कार्बन को यूज़ करके, वो पैसा भी ये नहीं कमा पाया। दैट मीन्स इवन दो इसने एनवायरमेंटली अच्छी काम करा, लेकिन इकोनॉमिकली इसको लॉस हो गया। तो अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको रिवॉर्ड करेगी। इसने तो ज़्यादा एमिट कर दिया थर्ड कंपनी ने, तो इसको तो इस पे तो टैक्स लगा दिया, ठीक है। जो पहली कंपनी ने कम एमिट कराया तो उस पे क्या होगा, उसको रिवॉर्ड करेगी। तो जो तीसरी कंपनी थी उस पे लगाया कार्बन टैक्स, और पहले कंपनी को इन्होंने दे दिया कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट कुछ नहीं होता, बस एक सर्टिफिकेट होता है जिस पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सेव्ड दिस मच कार्बन। एक्चुअली उस पर कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं लिखा होता, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एनीवे, तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ना इस कंपनी को मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ये कार्बन क्रेडिट से फ़ायदा क्या है भाई, इस पहली कंपनी ने तो इकोनॉमिक लॉस उठाया ना, इस सर्टिफिकेट से क्या होगा, इस सर्टिफिकेट से ये होगा कि जो तीसरी कंपनी है वो बोलेगी पहली कंपनी को कि देखो तुम ये जो कार्बन क्रेडिट है ना 2 यूनिट वाला, ये मुझे बेच दो, क्योंकि इससे क्या होगा जो मुझे टैक्स पे करना है अभी वो मैं पे नहीं कर पाऊँ, वो मैं उस पे करने से उससे बच जाऊंगा। क्योंकि आप देखो अगर इस तीसरी कंपनी ने 2 यूनिट का कार्बन क्रेडिट खरीद लिया, मतलब इस कार्बन क्रेडिट पे लिखा क्या है कि -2 कार्बन एमिशन हुआ है, लेकिन इस कंपनी ने कितना करा था, +1। तो +1 ये कर चुका है, -2 का ये सर्टिफिकेट ले लिया इसने, तो कितना आया टोटल, -1। दैट मीन्स गवर्नमेंट की नज़र में तो जो नेट एमिशन हुआ है वो तो गिर गया ना गवर्नमेंट की नज़र में, तो इस पे कार्बन टैक्स भी नहीं लगेगा। और कंपनी जो थर्ड है ना वो पहले कंपनी को इसके लिए पैसे देगी, और कहाँ पे देगी, कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर। जब उसने खरीदा ना, इसी को कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। सिंपल सा यही मतलब है कि अगर मैं कम कार्बन एमिट करता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे सर्टिफिकेट्स देगी, कार्बन क्रेडिट देगी। और कोई मेरा दोस्त है वो ज़्यादा कार्बन एमिट करता है, तो वो उसका जो सपोज गवर्नमेंट ने उसको एक टारगेट दिया था कि इस टारगेट के ऊपर आपको कार्बन एमिट नहीं करना है, लेकिन उसने गलती से कर दिया, तो वो क्या करेगा, मेरे कार्बन क्रेडिट्स मुझसे खरीद लेगा और गवर्नमेंट को बोलेगा देखो मैंने यहाँ पे एमिट तो कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने, मतलब मैंने जो कार्बन एमिट कम करा था उसका कार्बन क्रेडिट मैंने या इस पर्सन ने खरीद लिया। तो इससे क्या होगा, जो मैं हूँ मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो एनवायरनमेंट को बचाया है तो मेरे पास पैसे भी आ गए उसके। और जो दूसरा पर्सन है वो कार्बन टैक्स वगैरह से भी बच जाएगा, क्योंकि उसने मेरा कार्बन क्रेडिट खरीद लिया। तो टेक्निकली जो दूसरे पर्सन के पास जो एम था कार्बन अपना कम एमिट करने का, वो कम कम तो कर नहीं पाया, लेकिन उसने एक तरह से उसके लिए पे कर दिया मुझे। और उसने अपने खुद के कार्बन उसने जो खुद का कार्बन एमिशन है उसको क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया। तो ये टर्म है ऑफसेट, इसी को बोलते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो वर्क करता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है जो कि 29 नंबर की है, और ये होगी अज़रबैजान में अगले महीने। तो अब अज़रबैजान एक प्लेस इन न्यूज़ में है, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। बट कोई भी अगर सिटी या कंट्री प्लेस न्यूज़ में आती है तो आपको गूगल मैप्स पे जाना है और उसको ढंग से समझना है, पढ़ना है उसके आसपास की चीज़ों के बारे में। एनीवे, तो यहाँ पे जो मेन थीम होगा वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए होगा। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, किसी हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजिन करा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना, ये तो अब जाके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं और अभी जाके ये कार्बन को एमिट कर रही है। लेकिन जो अब तक क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो तो इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है ना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अब हमें बोल रही है कि प्लीज़ आप कार्बन एमिट मत करो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें तो ग्रो करना है, यही क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो ग्रो कर चुकी, और हमें तो ग्रो करना है और हमें उसके लिए कार्बन एमिट करना ही पड़ेगा। तो डेवलप कंपनीज बोलती है ठीक है, आप क्या करो, आप हमसे पैसे लेके कोई ऐसी मशीनरी खरीद लो जिससे कार्बन एमिट ना हो और ग्रोथ भी हो जाए। तो इसी मॉडल को कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस पे तो काम चलेगा ही, लेकिन कार्बन मार्केट जहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग होती है कार्बन क्रेडिट्स की, वो उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्लैरिटी थोड़ी कम है। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है। इसके बहुत सारे
प्रॉब्लम्स है जो भी हम डिस्कस करेंगे। कार्बन मार्केट या कार्बन ट्रेडिंग के बारे में जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था 2015 का, उसके आर्टिकल 6 में इसका मेंशन है। कार्बन मार्केट इंसेंटिवाइज करते हैं क्लाइमेट एक्शन। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट है उनको ट्रेड करा जाए। ठीक है, ये पूरा सिस्टम मैं आपको भी समझा चुका। जो कार्बन मार्केट है उनको क्रिटिसाइज भी करा गया है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और कुछ लोग तो बोलते हैं ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं एमिशन रिडक्शन का, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया और मैंने कम करा है, तो वो तो मुझसे मेरा कार्बन क्रेडिट खरीद के गवर्नमेंट को दिखा देगा कि भाई देखो, मैंने एमिट तो कर दिया, लेकिन एक तरह से मैंने एक्स्ट्रा एमिशन के लिए पे भी कर दिया मुझसे कार्बन क्रेडिट खरीद कर। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो तो बच गया ना, लेकिन टेक्निकली उसको तो अपना कार्बन एमिशन कम करना चाहिए था। बट कार्बन क्रेडिट खरीद के उसने तो अपना जो फेस है उसको सेव कर लिया। तो मतलब ये एक इल्यूजन देता है कि हाँ, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट जो एक्चुअली इम्पैक्ट होना था वो नहीं हो पाए। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग वेरीफाइंग द कार्बन क्रेडिट्स। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जैक्ट कार्बन कितनी सेव हुई है उस कैलकुलेशन में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब आप देख सकते हो कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री ने या मेरी कंपनी ने कितना कार्बन एमिट करा है। और सपोज आप खुद देखो, अगर गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि अगर आप एक लिमिट से ऊपर कार्बन को एमिट करोगे तो मैं आपसे टैक्स लूँगी, तो आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ना कुछ करके इधर उधर डेटा को मैनिपुलेट करके अपनी कंपनी का जो कार्बन एमिशन है उसको कम दिखाऊंगा? ठीक है, और कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि भाई कितनी CO2 एमिट हुई है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो द थिंग इज़ कि ओवरऑल इसमें थोड़ा क्लटर है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और ऑथर यही बोल रहे हैं कि अगली जो ये क्लाइमेट मीट होने वाली है वहाँ पे इन्हीं इश्यूज़ को देखना प्रायोरिटी बनना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो DGCI है, इन्होंने 49 ड्रग सैंपल्स को बोला है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी मीट नहीं करते। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है जो नॉर्मल मेडिसिन हम लोग खाते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC के परस्पेक्टिव से, लेकिन जो DGCI का ऑफिस है ना, ये न्यूज़ में आ गया। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट की बॉडी है, कोई ऑफिस है, जो खुद न्यूज़ ना हो, लेकिन क्योंकि वो न्यूज़ में इधर उधर मैंशनड है तो उस पर फिर क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक बॉडी है, CDSCO, उसके हेड है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो होते हैं DGCI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये क्या मेंटेन करते हैं, इस ऑफिस की ज़रूरत क्या है? सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मेडिसिन का या ड्रग्स का इंडिया में होता है उसको वो देखते हैं। और जो मेडिकल डिवाइसेस भी है ना, जैसे BP रीडर होता है, ब्लड प्रेशर रीडर हो गया, डायबिटीज़ रीडर हो गया, और जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ स्मार्ट बेड्स लगे होते हैं, उन सब की रेगुलेशन भी ये करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर टू रीलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। और GS1 के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी मॉडर्न इंडिया में जो आर्ट एंड कल्चर की प्रिजर्वेशन है वो बहुत ही कम होती है। और जो मॉडर्न इंडियंस हैं वो हिस्टोरिकल, एंशिएंट और मिडेवल आर्ट को फॉलो नहीं करते। तो उसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, ये जो इंडिया की हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसको कैसे प्रिजर्व करा जा सकता है, तो उसमें आपको ये एज एन एग्जांपल मेंशन करना हो सकता है। नहीं तो ऐसे में आप इसको मेंशन कर सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स ये पहले चलता था, कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया, रुक गया, अब इसको वापस रीलॉन्च किया गया है। ये कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये ईजी है याद रखना क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही है जो कि आर्ट एंड कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ काम करेगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? सिंपल सी चीज़, एक ऐसी बुक टाइप, या स्क्रिप्ट की एक पेपर, वो पेपर किसी से भी बना हो सकता है जिसमें जो रिटन मटेरियल है उसको लिखा जाता है। सिंपली एक बुक हो गई, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। बट एंशिएंट टाइम्स में जो बुक्स हैं वो नॉर्मल पेपर से तो बनती नहीं थी, जो पाम ट्रीज के पत्ते हैं उनको प्रोसेस करके उस पर लिखा जाता था। एनीवे, ये नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसके थ्रू जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। और ये फिलहाल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अंदर ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट चलता रहा है। लेकिन क्योंकि इसको रीलॉन्च करा जा रहा है तो ये बात हो रही है कि क्यों ना एक नई ऑटोनमस बॉडी खोली जाए, और जो नई ऑटोनमस बॉडी बनाई जाएगी वो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी होगी। अभी ये बनी नहीं है तो इस पर एक डिस्कशन चल रहा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टेप होगा। नेक्स्ट न्यूज़, इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइन अग्रीमेंट टू कंडक्ट बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस स्टेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी,
अर्थ के ऊपर अभी हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं और वो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन अगर हम एक ऐसा सैटेलाइट भेजें जिसके अंदर रूम हो, कमरे हो, जिसके अंदर जाके एस्ट्रोनॉट्स रह भी सकें, तो उसी को हम कहते हैं स्पेस स्टेशन। ठीक है, वो नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको यूज़ करके आपके घर में टीवी के सिग्नल्स आते हैं, या जिसको यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस के लिए कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव करती है, ऊपर से वो वेदर के डेटा को मॉनिटर करती है। ये वो सैटेलाइट नहीं है। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो जिसके अंदर कमरे हैं, बहुत बड़ा एक रूम होगा, बहुत सारे रूम्स का नेटवर्क है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट जाके रह सकते हैं। और जब वो वहाँ पे जाके रहेंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ 2-3 महीनों के लिए, वहाँ पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी है। मतलब ग्रेविटी यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, बट इस सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी ज़ीरो फ़ील होती है। क्योंकि ये इतनी तेज़ी से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फ़ोर्स है वो इफ़ेक्टिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी फ़ील होती है। तो इस ज़ीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। तो यहीं पे जो कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसरो ने ये एक एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है? और ये अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या अभी कोई ऐसा स्पेस स्टेशन है? हाँ, उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सुनीता विलियम्स हैं या कल्पना चावला हैं, ये जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी तो वो नासा के थ्रू गई थी, इसरो के थ्रू नहीं गई थी। वो नासा के थ्रू गई थी और जाने से पहले दोनों की सिटीजनशिप अमेरिकन थी। सो द थिंग इज़ कि इंडिया का खुद का कोई स्पेस स्टेशन अभी नहीं है। वो 2008 से 2035 के बीच में आएगा, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है? और उसी के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करे जाएंगे। एंड ये जो कोलैबोरेशन है दोनों का, वो अभी हुआ है। और इसी साल एक और नया इनिशिएटिव ऐसा ही लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बायो ई 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी पर GS3 में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रीलिम्स में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। E3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बायो मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी और उसके थ्रू इकोनॉमी भी चलेगी, एनवायरनमेंट के फ़ायदे के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करा जाएगा और उससे ओवरऑल प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा। एंड अल्टीमेटली इससे जो बायो इकोनॉमी बनेगी उसका टारगेट है 300 बिलियन बाय 2030। ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। बट द थिंग इज, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। सी, अगर मैंने अब एक लैब में बहुत सारे बैक्टीरिया को कल्चर करा, मतलब उनको मल्टीप्लाई करा लैब के अंदर ही, और मुझे पता है ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एक ऐसा केमिकल बनाता है जिससे मान लेते हैं जो मलेरिया है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ये मुझे पता चला रैंडम एक्सपेरिमेंट से कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऐसा केमिकल बनाता है जिससे मलेरिया ठीक हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, उसी टाइप के बैक्टीरिया को कल्चर करूँगा, बहुत सारे नंबर्स में, मिलियंस ऑफ नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा और उनसे जो केमिकल बन रहा है उसको कलेक्ट कर दूंगा और वो क्या हो जाएगा, मेरी मलेरिया के अगेंस्ट एक मेडिसिन हो जाएगी। ठीक है? तो यही बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत बार ऐसा होगा जब मुझे पता चला कि एक टाइप का एल्गी है, इस एल्गी से ये जो एल्गी है इससे बायो एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। और एथेनॉल क्या है? फ्यूल। एथेनॉल इज फ्यूल और फ्यूल की हमें तो ज़रूरत है ही। तो मैं क्या करूँगा, इस एल्गी को बहुत बड़े लेवल पे कल्चर करूँगा और फिर इससे एथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और उस एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ करूँगा। तो बस यही बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है? और बायो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, मटेरियल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स सच एज सेल्स, एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फैक्ट्रीज। वही हो रहा है ना, मैंने बैक्टीरिया को यूज़ करके फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बनाया, यीस्ट जो कि एक फंगस यूज़ होती है उसको यूज़ करके मैंने बायोफ्यूल बनाया, दूसरी फंगाई को यूज़ करके बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो कि डिटर्जेंट्स बना सकती हैं। तो वही है, अगर मैं बायोलॉजिकल मटेरियल को फैक्ट्री जैसे यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करूँ और इसी चीज़ को बड़े स्केल पे करूँ तो उसी को बायो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही ये बायो E3 प्रोजेक्ट था। अब जब वो इसरो के साथ उन्होंने एक साइन करा है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यही जो पूरे बायो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये स्पेस में भी करी जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबल्स द लोन लिमिट अंडर मुद्रा योजना टू 20 लाख रुपीज़। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक योजना है क्योंकि ये बहुत पुरानी है एक्चुअली, बट क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में भी। और इसका मैं आपको बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे जो स्मॉल लोग हैं, स्मॉल
लोग मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या फिर जो थोड़े से पुअर सेक्शन से लोग आते हैं, इनको अगर बिज़नेस करना है या बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो इनको चाहिए पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को ढूँढते हैं कि कोई इनकी कंपनी में पैसा लगाए। क्योंकि ये बहुत ही पुअर हैं या फिर बहुत ही छोटे स्केल पर हैं, इनको जो लोन भी चाहिए होता है ना, वो भी काफ़ी छोटा चाहिए होता है। मतलब बहुत ही छोटा-सा इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये खुद में ही काफ़ी छोटा इनका साइज़ है। तो द एक प्रॉब्लम आती है, अगर इनको इन्वेस्टर नहीं मिला, तो ये कहाँ जाएँगे? बैंक के पास जाएँगे। लेकिन बैंक क्या बोलते थे इंडिया में इन जनरल, क्योंकि इनको चाहिए बहुत ही छोटा लोन। दूसरी चीज़, ये इंडस्ट्रीज़ खुद में बहुत स्मॉल है, तो इनके पास जो एसेट्स हैं वो भी काफ़ी कम है, तो बैंक इनको लोन भी नहीं देता था। तो गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना चलाई कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो वल्नरेबल सेक्शन से पुअर लोग हैं, अगर उनको बिज़नेस करना है तो मुद्रा योजना की मदद से उनको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये बनी थी योजना, इसका एम यही था और इसमें 10 लाख रुपीज़ तक अप टू है बाय द वे, है ना? डायरेक्टली 10 लाख का लोन नहीं मिलता है, डिफरेंट इसमें कैटेगरीज़ बना रखी है। तो जितना लोन चाहिए 10 लाख मैक्सिमम लोन मिल सकता था। अब इसी को 20 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। इसको लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो पहले लिमिट्स को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डबल कर दिया है जो अपर लिमिट है और देखो यहाँ पे 10 लाख तक लोन होते थे मैक्सिमम। इसमें देखो 3 टाइप के लोन थे, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है? शिशु मतलब बच्चा ही होता है, किशोर कोई टीनेजर होता है, तरुण मतलब जो यंग इंसान बन चुका है, जो अपने 20s में है। तो एनीवे जो छोटा-सा लोन जिसको चाहिए वो 50,000 तक लोन मिलता था लोगों को और वो शिशु लोन के कैटेगरी में आता था। कुछ लोग जो 5 लाख तक का लोन लेते थे, उसको किशोर कैटेगरी में डाला जाता था और जो सबसे ज़्यादा लोन मिल सकता था, वो 10 लाख तक का लोन मिल सकता था, जिसको तरुण की कैटेगरी में डाला जाता था। ये ऐसे लोन डिस्बर्स होते थे, किनको होते थे? मतलब किस टाइप के लोन हैं ये? नॉन कॉर्पोरेट। सी कॉर्पोरेट तो बहुत बड़ी हो जाती है ना, यहाँ पे तो लोन किसको चाहिए? बहुत ही छोटी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ को। नॉन फार्म लोन भी चाहिए, ठीक है? तो नॉन फार्म, ये जो लोन है ये फार्मर्स के लिए नहीं है। फार्मर्स के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह अलग फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे ये नॉन फार्म लोन मिल रहा है नॉन कॉर्पोरेट्स को, किसको? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। और इसी के लिए एक मुद्रा एजेंसी बनाई गई जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या है? सपोज एक रीजनल रूरल बैंक है, कोई रीजनल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ठीक है? अब ये जो आम लोग हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, बहुत ही छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, ये इनके पास लोन लेने जाएँगे। ये लोग बोलेंगे भई हम लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपको जो लोन चाहिए बहुत छोटा है। दूसरी चीज़, आपके पास कोई ऐसी एसेट्स भी नहीं है जिनको आप गिरवी रख के लोन ले सको। तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो मैंने एक मुद्रा एजेंसी बनाई है। अब मुद्रा एजेंसी क्या करेगी? वो डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं दे रही, वो इन बीच वाले बैंक्स को लोन दे रही है। और ये जो बैंक्स हैं, अब ये फाइनली क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट से पैसा आ गया, तो इन लोगों को वो लोन दे सकते हैं। तो ये मुद्रा एजेंसी कर क्या रही है? क्या ये डायरेक्टली लोगों को लोन दे रही है? नहीं। ये तो उन इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंस कर रही है, जो लोगों को फाइनेंस करती है। इसलिए इसको रीफाइनेंस एजेंसी बोलते हैं। ठीक है? ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड अब क्या करा है? 20 लाख तक इसकी लिमिट बढ़ा दी है। तो क्या ये तरुण कैटेगरी का क्या होगा? तो ये तरुण कैटेगरी अभी भी 10 लाख तक ही है। लेकिन इसके आगे एक तरुण प्लस नाम से एक कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है? और जो लोग तरुण वाला लोन पूरा रीपे कर चुके हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगे तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख तक का लोन लेने के लिए। सो दिस वाज इट। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन या रीफाइनेंस पर अगर मेंस में क्वेश्चन आए, तब एज एन एग्जाम्पल इसको आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।